आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। सो वेलकम, नमस्कार। एक बार फिर से फॉर्मली मैं आपको सबको इनवाइट तो कर ही लूं, बिकॉज आप जानते हैं रेडियो डॉक्टर में सबका मिलके पार्टिसिपेट करना कितना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, काफ़ी मिसकंसेप्शंस रहती हैं चीज़ों के बारे में। तो ये जो एक कार्यक्रम है ना केवल हमारे मिसकंसेप्शंस को दूर करता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जानने के लिए, वो हम इस पर्टिकुलर कार्यक्रम में ज़रूर डिस्कस करते हैं। और हम हमेशा कहते हैं हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री दे ऑलवेज कम इनटू द स्टूडियो एंड टॉक टू अस। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और आज क्या खास डे है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है काफ़ी सारे लोग तैयार होंगे, बिकॉज आज स्पेशल है ऑन वर्ल्ड थायराइड डे। तो पता करते हैं इसके बारे में। सो सबसे पहले वेलकम टू द स्टूडियो डॉक। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी। तो डॉक्टर सुनील, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़रूरी है जानना, बहुत सारे लोग हैं थायराइड को सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है कि चलिए कोई बात नहीं, ये एक इस तरीके का कुछ सिम्टम है जिससे मे बी कई बार वेट गेन हो जाएगा, वेट रिड्यूस हो जाएगा एक्सेसिवली। तो सबसे पहले टू स्टार्ट विद आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट एग्जैक्टली इज थायराइड। सो अगर मैं आपको बेसिकली समझाना चाहूँ तो हमारे शरीर में दो तरह के कंट्रोल होते हैं जी। एक होता है न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल, जिसमें कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहां से नर्व्स निकल रही हैं और बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल हो रहा है। करेक्ट। सेकंड जो कंट्रोल होता है वो हार्मोनल कंट्रोल होता है। हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं, छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं शरीर के विभिन्न अंगों में जी। और उन ग्लैंड से हार्मोन निकल रहे हैं। ये हार्मोन ब्लड के द्वारा शरीर के सारे अंगों में, सारी कोशिकाओं में पहुंच रहे हैं जी। जिन भी कोशिकाओं में इन हार्मोन के रिसेप्टर्स होंगे वो वहां एंटर करके उस सेल की, उस अंग की प्रक्रिया को कंट्रोल में करते हैं जी। तो अब मैं थायराइड के बारे में बताना चाहूंगा कि थायराइड क्या है। थायराइड हमारे गले में एक बटरफ्लाई शेप एक छोटी सी ग्रंथि है। हाँ जी। अब ये ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं T4 एंड T3 हार्मोन, जो कि आपने अक्सर टेस्ट कराए होंगे और आप रिपोर्ट में भी अक्सर देखते हैं। जी बिल्कुल। और एक और हार्मोन होता है TSH हार्मोन। ये हार्मोन हमारे बॉडी में, ब्रेन में पिट्यूटरी एक ग्लैंड होती है, मटर के दाने के बराबर छोटी सी ग्लैंड, जिसको कि हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और सेंट्रल सेक्रेटरीट आप बोल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि बॉडी के सारे हार्मोन को ये कंट्रोल कर रही है, ये केंद्रीय सचिवालय है। अब ये वहां से TSH के द्वारा ग्लैंड को एक प्रिसाइज कंट्रोल करती है कि कितना हार्मोन निकालना है और कब बंद हो जाना है। अच्छा। अब जैसे शरीर में थायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम आई, हाँ जी। किसी भी कारण से, वो हम अभी आगे चर्चा करेंगे जी। अगर T4 एंड T3 के लेवल घट गए तो पिट्यूटरी को सिग्नल पहुंचा कि भाई आप हार्मोन की कमी हो रही है। अच्छा। पिट्यूटरी ने इमीडिएटली फीडबैक दिया और ज्यादा TSH निकाला ताकि ग्लैंड को स्टिमुलेट किया जा सके और हार्मोन निकाला जाए। तो हम एक इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश कर लेते हैं। सिमिलरली अगर ग्लैंड हार्मोन ज्यादा निकाल रही है, किसी कारणवश थायराइड से T4 एंड T3 बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो पिट्यूटरी को फीडबैक पहुंचेगा, TSH का लेवल कम हो जाएगा। तो पिट्यूटरी से अब कोई स्टिमुलेशन नहीं जा रहा है क्योंकि वो तो अपने आप ऑटोनोमसली काम कर रहा है। हाँ जी। तो इस तरह से थायराइड का बैलेंस बना रहता है अनटिल अनलेस रेयरली अगर कोई पिट्यूटरी में प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो हमारा फीडबैक लूप है ये हमेशा मेंटेन रहता है। तो आज हमारा जो डिस्कशन है, जैसे आपने बताया कि महत्वपूर्ण दिवस है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आज हम वर्ल्ड थायराइड डे के बारे में बात कर रहे हैं। 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि पब्लिक को हम जागरूक करें थायराइड और इससे होने वाली समस्याओं के बारे में। अब थायराइड का टेस्ट, उससे होने वाली समस्याएं, उसमें कोई गांठें अगर थायराइड ग्लैंड में, इनको बहुत इजीली सही समय पे अगर डिटेक्ट किया जाए तो आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं बिना किसी समस्या के। इन्हीं बारे में हम बात करेंगे आज। क्या बात है। तो देखिए कितने पैशन से डॉक्टर साहब ने आपको थायराइड के बारे में बताया, तो आप जान सकते हैं कि बहुत ही हल्की चीज के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। और 25 मई जो आज है, आज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज स्पेशल वर्ल्ड थायराइड डे इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था, स्पेशली कि लोगों की जागरूकता थायराइड के बारे में बढ़े। और मैं जानती हूं कि आप भी बहुत ईगर होंगे इस बारे में जानने के लिए। तो नंबर वही है हमारे 23421080, 23421080
1084 और अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं 011 जरूर लगाएं। हमारे टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 1800-111-026। और देखिए मैं एक बार फिर सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी चाहे आप कॉल करें या फिर आप हमें मैसेज करें, मैसेज तो आप लगातार करते ही हैं, एक बार फिर से आपको अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे देती हूँ, इट्स 9868107070। लेकिन प्लीज जब भी आप सवाल करें बी श्योर कि आपका सवाल काफी प्रिसाइज हो। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो प्लीज अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, अदरवाइज बात नहीं हो पाती है। सो डॉक्टर साहब, इनफैक्ट आई वांटेड टू स्टार्ट इन अ वेरी वेरी व्हाट डू आई से प्रोग्रेसिव सॉर्ट ऑफ मैनर कि पहले हम बताएं कि कितने तरीके के थायराइड हो सकते हैं और फिर हम इस पे आए कि भाई किस उम्र के लोगों को थायराइड ज्यादा हो सकता है। सो थायराइड जैसे मैंने बताया कि ग्रंथि है और जो भी शरीर में ग्रंथि होती हैं उसमें वही समस्या हो सकती है जो शरीर में अन्य जगह समस्या हो सकती है। सो थायराइड ग्रंथि का काम, जैसे हमने बताया, ग्लैंड का काम है हार्मोन निकालना T4 एंड T3, और वो बॉडी की मेटाबॉलिज्म, शरीर के सारे अंगों का नॉर्मल रूप से काम चलाने के लिए जरूरी होते हैं। ये हार्मोन की कमी होने से आपके मेटाबॉलिज्म, आपके और अंग स्लो हो जाएंगे और आपका एक्सेस होने से वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे। ओके। अब इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट फीटल डेवलपमेंट से, बच्चा जब भ्रूण में है तब से लेके पूरी लाइफ साइकिल में इसकी आपकी जरूरत होती है, क्योंकि एक एडिक्वेट हार्मोन आपको हेल्दी रखता है जी। अब सवाल ये आता है कि थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम किस किस तरह से होती है। अब हमने बताया, एक तो ग्लैंड से हार्मोन ज्यादा बनने लग जाए, ग्लैंड से हार्मोन कम बन जाए, या ग्लैंड में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसमें कि यूजुअली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, या ग्लैंड का सर्जरी हो जाए, या उसमें कोई रेडिएशन की वजह से ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाए। तो ये तो एक कुछ कॉमन कारण है। अगर हमने ये सब चीजें, ये सब नहीं है, तो एक सवाल आता है कि लेडीज में फिर थायराइड की समस्या ज्यादा क्यों होती है। तो उसका आंसर ये है कि अगर ये सब चीजें नहीं हैं तो थायराइड का जो होने का कारण है, एक ऑटो इम्यून थायराइड कंडीशन बोलते हैं। ऑटो इम्यून थायराइड कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर का कोई सेल्स या कोई ऑर्गन हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम से मैच नहीं कर पाता है। इम्यून सिस्टम हमारे लिए शरीर में इसलिए बना है कि बाहर की कोई भी चीज आएगी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो फॉरेन बॉडी। सो उसी तरह से ये इम्यून सेल्स शरीर के थायराइड की सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। इस इम्यूनिटी की वजह से थायराइड ग्लैंड में डैमेजेस शुरू हो जाते हैं और ग्लैंड वीक होने लग जाती है। ये ऑटो इम्यून कंडीशन लेडीज में प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन और जेनेटिक्स की वजह से ट्वाइस कॉमन होती है एज कंपेयर टू मेल। सो इस वजह से जो हमारे श्रोता पूछ रहे थे कि क्या लेडीज में कॉमन होती है, तो आंसर इज यस, एब्सोल्युटली। और डॉक्टर सुनील, मैं ये आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि ये तो एक हमने कॉलर से बात की है, अगर मैं आपको मैसेजेस दिखाऊं तो उसमें आई थिंक जो मैं आपसे बात करते करते मैसेजेस भी लगातार पढ़ रही हूँ, 25 से ज्यादा सेम सवाल है। ऑन द टॉप ऑफ इट कोमल फ्रॉम भोपाल ऑल्सो आस्किंग द सेम थिंग, लेडीज में जेंट्स से ज्यादा थायराइड क्यों होता है, प्लीज रिस्पॉन्ड। अनदर कॉलर सेज दैट व्हाई लेडीज ओनली हैव टू गो थ्रू ऑलवेज प्रॉब्लम्स लाइक दिस। तो आई थिंक खाली ये तो नहीं है कि लेडीज ओनली, लेकिन जैसा आपने कहा बिकॉज दे आर ब्लेस्ड कि वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं, तो मे बी उस वजह से थोड़ा सा सेंसिटिविटी सिस्टम की उनके अंदर ज्यादा रहती है और फिर मूड स्विंग्स का उनको काफी ज्यादा सामना करना पड़ता है। एंड थायराइड डेफिनेटली इट ब्रिंग्स ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम, राइट? सो सी फॉर लेडीज इट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर हम देखें तो कंसेप्शन के टाइम से जिस समय थायराइड बच्चा डेवलप हो रहा है, तो थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट बॉडी के डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बच्चा जो अपना थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन करता है वो लगभग 20 हफ्ते के बाद शुरू कर पाता है, तो उससे पहले वो मैटरनल थायराइड हार्मोन पे डिपेंडेंट है टू मेंटेन द ब्रेन डेवलपमेंट और ऑर्गेनोजेनेसिस वगैरह की जो डेवलपमेंट के लिए है। इसके बाद बच्चे ने अपने थायराइड हार्मोन को नॉर्मल किया। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं 1980 या उससे पहले में, जब हमारे कंट्री में यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन का प्रोग्राम नहीं एक्सेप्ट हुआ था, तो उससे पहले आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती थी, मदर में भी और फीटस में भी। तो ये एक रिमार्केबल स्टेप था सरकार की तरफ से कि जिसमें उन्होंने यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन कर दिया। पूरे देश में नमक जो होगा वो आयोडाइज सॉल्ट ही भी आएगा। उसकी वजह से ये जो समस्या थी कि गॉइटर की, क्रेटिनिज्म की, बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं उनमें समस्या होने की, जो ब्रेन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत हद तक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो आज हम एक अलग स्टेज पे हैं। आज हमारे पास में जो थायराइड की समस्या होती है वो
एक डिफरेंट टाइप की, एक ऑटो इम्यून टाइप की कंडीशन ज्यादा होती है। तो इसी वजह से जैसे हमने बताया कि ऑटो इम्यून कंडीशन बिकॉज ऑफ द हार्मोन एंड जेनेटिक्स की वजह से लेडीज में कॉमन होती है। बट अगर अब इनको परेशान होने की भी जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि थायराइड हार्मोन की कमी या थायराइड हार्मोन से डिस्टर्बेंस आपको लाइफ थ्रेटनिंग है, एज लॉन्ग एज if it is timely diagnosed and well managed, right, so you live almost normal life and as any other individual is living, so आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, क्या होता है कि कुछ भी ऐसी चीजें हैं ना जिसमें खासकर लेडीज को ये लगता है ओ माय गॉड इसमें वेट बढ़ने का खतरा बहुत है, सो यू नो ये आजकल आप जानते हैं नो थोड़ा सा सेंसिटिव इशू हो जाता है। लेकिन ये भी पूछा जा रहा है कि प्लीज आप ये बताएं दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाउ टू डील विद इट। सो पहले तो हम हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब हो गया ग्लैंड अंडर एक्टिव हो गई, मतलब ग्रंथि अब सुस्त पड़ गई है। अब वो वेरियस रीजन से हो, उसमें ऑटो इम्यून भी हो सकता है, कई बार इडियोपैथिक कॉज होते हैं। इडियोपैथिक मतलब हमें आज की डेट में कॉज नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन वो ग्लैंड सुस्त पड़ी हुई है। इसके अलावा रेडिएशन हो गया, सर्जरी हो गया, ठीक है। और कई बार जैसे थायराइड में वायरल इन्फेक्शन हुआ, थायराइडाइटिस हुई, उसके बाद अब ग्लैंड वीक हो गई, डैमेज इतना ज्यादा हुआ कि वो रिकवर नहीं कर पाई, राइट। तो उसके बाद ये हाइपोथायराइड फेज में आ गया। तो अब ये हाइपोथायराइड फेज का मतलब ग्लैंड अंडर एक्टिव है, T4 एंड T3, T4 का लेवल कम होगा, T3 का लेवल बाद में कम होता है और TSH का लेवल काफी पहले बढ़ जाता है। TSH 100 टाइम्स ज्यादा सेंसिटिव है T4 के लेवल के चेंजेस में। सो अब आप अगर आपको डिसाइड करते हैं कि अब आपको थायराइड हार्मोन ले लेना चाहिए, आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आपको फिर अपना TSH एक नॉर्मल लेवल में मेंटेन करना है, तो आपको करना चाहिए। अब समस्या कहां पर आती है कि जब हमने थायराइड का टेस्ट इस वजह से कराया कि हमारा वेट ज्यादा हो गया जी। अब आजकल कॉमन समस्या है जी, ओवर वेट एंड ओबेसिटी। अब उसमें हमारा TSH आ गया 6.5 या 5.8 या 7 के करीब। अब हमको एक मौका मिल गया कि सारा समस्या तो इसी की वजह से है, हमारी लाइफस्टाइल का इशू नहीं है। अब उसने प्रेशराइज किया, मेरे को प्रेशराइज किया, किसी को प्रेशराइज किया कि आप डॉक्टर साहब आप थायरोक्सिन लिखिए। हम उनको समझाते हैं कि देखिए इसकी वजह से नहीं है। इवन जिन दिनों में थायराइड की प्रॉब्लम इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं होती थी, उन दिनों में जब TSH 100-200 में मिलते थे, उन लोगों में भी जो वेट गेन होता था पर से थायराइड की वजह से वो केवल 5% से ज्यादा नहीं होता है। अच्छा। रिमेनिंग वेट गेन इज बिकॉज ऑफ और चेंज इन द लाइफ स्टाइल। सिटिंग हो गई, कैलोरी डेंस फूड खा रहे हैं, ठीक है, हमें ज्यादा फूड खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई या फिर कोई और समस्या हो गई। सो अब जो 6.57 है उनका जो वेट गेन है वो थायराइड से नहीं लिंक्ड है, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक नॉमिनल TSH इंक्रीज है। T4 नॉर्मल है, तो ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है। इसको ट्रीट करना है नहीं करना है ये शायद हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सवालों में, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, बिकॉज वो सारे जो सवाल हैं वो एक के बाद एक उससे रिलेटेड आते जा रहे हैं, तो मैं जितने भी लोग ये सेम सवाल दोबारा पूछना चाहते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको लगता है बिकॉज ऑफ थायराइड प्रॉबेबली और गेनिंग वेट, देन मे बी हमको अपना खान पान और मे बी अपना एक्सरसाइजिंग पैटर्न जरूर चेक करना चाहिए। आप सारा जो ब्लेम है वो थायराइड पे नहीं डाल सकते, डॉक्टर साहब ने बहुत चीज़ क्लियर कर दी है। एंड आई एम श्योर बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं विच इज़ रिलेटेड टू नॉट ओनली थायराइड बट लाइफस्टाइल ऑल्सो। थोड़ा डॉक्टर साहब उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा मूड को एक ना रिफ्रेशर नोट पे भी लेके आना चाहिए। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। एक शेर भी सुना होगा आपने, खत का मजमूम भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, तो पता चल रहा है कि बहुत सारी जो जिसे हम भ्रांतियां कह सकते हैं, कंफ्यूजन्स कह सकते हैं, वो एक्चुअली थायराइड को लेकर मिसकंसेप्शन ज्यादा लगते हैं। तो डॉक्टर सुनील पहले तो हम वो ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपने बोला था ना, वो एक टर्मिनोलॉजी क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। सो जैसे कि हमने बताया कि किसी का TSH स्लाइटली हाई आ गया और वो हमने कारण किसी और रीजन से कराया था, तो अब सवाल ये आता है कि इसमें हमको ट्रीटमेंट देना है कि नहीं देना है। सो ये देखा गया है कि अगर आपका TSH जो अपर लिमिट है यूजुअली 4.5 या 5 से लेके 10 के नीचे है, इस रेंज के बीच में है और T4 हार्मोन नॉर्मल है, तो आपको अभी इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सेप्ट अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है या प्रेग्नेंट है तो उनमें ट्रीटमेंट के अलग इंडिकेशन होते हैं जी। बट अधिकतर लोगों में इस स्टेज में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसमें हम क्या कहते हैं कि आप इसको एक बार रिपीट करिए टेस्ट को, आप इसको 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने के अंतराल में एक बार TSH को रिपीट करिए, उसके साथ में एक एंटी-TPO एंटीबॉडी का टेस्ट। एंटी-TPO एंटीबॉडी थायराइड की ऑटो इम्यूनिटी के बारे में हमें जानकारी देता है।
अगर ये TSS फिर भी हाई है या TPO एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट का एक इंडिकेशन मतलब जरूरत बन सकती है, क्योंकि अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो ये अब आगे चल के TSS बढ़ता चला जाएगा और आपकी बॉडी में समस्याएं और थायराइड हार्मोन की आएंगी आगे चल के। ठीक है। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, TSS 10 के नीचे है, बट TPO एंटीबॉडी हमने कराया वो भी नॉर्मल है जी। तो आपको एक्सेप्ट फॉर प्रेगनेंसी वाली एज को छोड़ के और लोगों को ट्रीटमेंट लेने की इमीडिएट जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन लोगों को फॉलो किया गया तो देखा गया कि ओवर 5 years 40 to 60% लोग नॉर्मल भी हो जाते हैं। और कई बार लोग क्या कहते हैं, वो बोलेंगे कि मैंने धनिए का पानी पिया उससे नॉर्मल हो गए, वो उससे नहीं हुआ, वो तो अपने आप ही नॉर्मल होना था। डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री बताती है कि आप कुछ मत करिए, बॉडी में अपने आप में सेल्फ रिकवरी के सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, प्लीज उसी को फॉलो करिए। सो डॉक्टर सुनील, मुझे लग रहा है कि आज कहीं तो आप में एक माइंड रीडिंग कैपेबिलिटी है, बिकॉज जो भी सवाल मैं पूछने वाली होती हूँ, जैसे मैंने भी बोला था, काफी लोगों को थोड़ी सी मिथ्या होती है, मिसकंसेप्शन होती है, घरेलू नुस्खों पे बहुत बिलीव होता है। और जैसा आपने कहा, लोग कहते हैं अरे दवाई से थोड़ी है, वो तो घरेलू नुस्खे, आप भी ये लीजिए, आप भी ये लीजिए। जैसे आपने बोला धनिए के पानी से, और भी बहुत सारी चीजें लोग लिख के भी भेज रहे हैं, बट मैं इसीलिए रिपीट नहीं करती कि लोगों को आइडिया लग जाए, अच्छा ये भी होता है क्या। सो दिस इज ऑल्सो एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Good afternoon, Dr. Saab and ma'am. I'm suffering from hyperthyroid and my thyroid converted into hypothyroid. I want to know the cause behind this. Can this be recovered into hypo? What should I do? Because losing weight is a big deal. Please help me out. My age is 36 and unmarried. So I think आपने मुझे लगता है थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया, अपना नाम आपने लिखा नहीं, बट डॉक्टर साहब ने बहुत ही आई थिंक हद तक इस बारे में बता दिया, लेकिन डू यू थिंक यू वुड लाइक टू एड्रेस दिस वंस अगेन? Yeah. So she has a very long question. To cut it short, so she initially diagnosed with hyperthyroid. I think some people with the hyperthyroid may land up into hypothyroidism. That may be because अगर ग्लैंड की कई बार ऑटो इम्यूनिटी में चेंजेस होने की वजह से जो एंटीबॉडी ग्लैंड को हार्मोन को इनहिबिट कर रही थी वो स्टिमुलेट करने लग जाती, बट दैट्स अनकॉमन। तो कॉमन कंडीशन यूजुअली व्हाट वी सी इज दैट लोगों में थायराइडाइटिस की वजह से एक थायरोटॉक्सिक स्टेज आती है, वो स्टेज के बाद वो फिर परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म में चले जाते हैं, एंड देयर दे रिक्वायर द थायराइड हार्मोन टू मेंटेन द नॉर्मल थायराइड, यू थायराइड स्टेट जिसको हम बोलते हैं, यू मतलब नॉर्मल थायराइड स्टेट मेंटेन करने के लिए। जहां तक वेट का सवाल है, अगर आपका TSH नॉर्मल है, जो कि हम यूजुअली लोअर हाफ ऑफ द रेफरेंस रेंज बोलते हैं, 0.5 से लेके 3 के बीच में अगर आपका TSH है, तो आपका वेट गेन थायराइड की वजह से बिल्कुल नहीं है जी। आपको अन्य कारण को जरूर देखना चाहिए, जिसमें कि हमारा सिटिंग, हमारा कैलोरी डेंस फूड, और ये भी जरूर देखें वेट के बारे में, कभी हम वर्ल्ड ओबेसिटी डे में जरूर बात करेंगे, मार्च में आता है कि परिवार के अन्य सदस्य का वेट कैसा है, क्योंकि वेट अकेले नहीं बढ़ता है, सबका बढ़ता है। इसका मतलब परिवार में जो सोर्स है वो फूड का वो गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं अगर आप डॉक्टर साहब की कही हुई बात को सिंसियरली नहीं मानेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट वी कैन डू। और अगर आप कुछ पूछ रहे हैं और उसके बारे में डिटेल आपको जानकारी चाहिए, तो आप जानते हैं हमारे पास थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए आप प्लीज अपना सवाल थोड़ा छोटा पूछे। अनदर क्वेश्चन वी हैव इज, आई एम टेकिंग थायरॉक्सिन 25 mg for 3 years. It is 6.56 recently, 4.20 is limit. I am 71.58 kgs. Should I increase my dose? ये इंदु पूछ रही है रुड़की से। I think she should, if she is taking it appropriately. आपका TSH जो होना चाहिए, यूजुअल टारगेट इन प्राइमरी मतलब ग्लैंड से होने वाली प्रॉब्लम में TSH को हमको लोअर हाफ ऑफ द रेफरेंस रेंज में रखना है। लोअर हाफ मतलब आपको इसको 3 तक या 4 के नीचे ही रखना है, और 0.5 लोअर लिमिट कट ऑफ की है। तो आप अपनी डोज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, डॉक्टर से सलाह करके वो 12.5 या 25 माइक्रोग्राम डोज इंक्रीमेंट करके उसके 2-3 महीने बाद रिपीट करके। एक छोटा सा मैं इसमें पॉइंट जोड़ना चाहूंगा जो कि सब लोगों के लिए जरूरत होती है। थायराइड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एम्प्टी स्टमक बेस्ट होता है हमारे, इसीलिए आपको सुबह उठते ही थायराइड हार्मोन की टेबलेट लेनी है। मेक श्योर दैट हाफ एन आवर 45 मिनट यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, नो टी कॉफी वाटर, उसमें एक्सेस मत लीजिए उस टाइम पे। उसके बाद आप अपना दैनिक दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। अगर आज आप गलती से टेबलेट भूल गए तो डोंट स्ट्रगल ड्यूरिंग द डे टाइम, नेक्स्ट डे नोट बना लीजिए, डबल डोज ले लेंगे। क्योंकि जो थायराइड हार्मोन की हाफ लाइफ है वो 7 डेज है, तो अगर हम कल डबल डोज लेते हैं तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन रहती है। कीप इन कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट।
तो बेड साइड ड्रॉअर बेस्ट है। कई लोग किचन में, कई लोग फ्रिज में रखते हैं, Right. तो उसमें मॉइस्चर और हीट की वजह से ग्लैंड में थायराइड का जो बॉटल है उसमें प्रॉब्लम होने की समस्या हो सकती है। जी। चुपचाप अपने बेड साइड ड्रॉअर में रखिए, उठते ही बेड से पैर नीचे, गोली अंदर, पानी पिया, आधे घंटे बाद फिर आप अपना दिन शुरू करिए। एंजॉय द डे। आप देखिए, आपको इतनी माइन्यूट एडवाइस बहुत मुश्किल है मिलना। और डॉक्टर साहब, आई मस्ट से, हम लोग एक प्रोफेशन ऐसा है और कई बार ऐसा होता है ना, हेल्थ कॉजेज की वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स से मिलते हैं, बट आई रियली वांट टू से कि आपसे मिलकर किसी को ये नहीं लगेगा कि थायराइड प्रॉब्लम है, ये लगेगा कि इट्स क्वाइट ट्रीटेबल, एक कंडीशन आ गई है। I tell it's just wearing like a glass. yes. तो बस जस्ट एक चश्मा है, पहन लिया, बात पहन लिया। और उम्मीद हम यही करते हैं कि आपको इस तरीके के चश्मे ना पहनने पड़े। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी सी देर से हमसे जुड़े, आप जानना चाहते हैं कि भाई हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आपको मैं जरूर बताना चाहती हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, मैं हूँ आपकी गजब की गीतांजलि सोनी, और आज जो स्टूडियो में हमारे साथ हमारे एस्टीम डॉक्टर हैं डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, और वो बहुत ही डिटेल में थायराइड के बारे में, उसके क्योर के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि कॉल ले लें या फिर मैसेज और पढ़ लें, आप क्या चाहते हैं? It is, I'm at your ओके फाइन, सो आई थिंक वी शुड टेक वन कॉलर। और मैं फिर से अपने कॉलर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब भी आप फोन करें प्लीज बी रेडी विद योर क्वेश्चन, एंड अपने जो रेडियो का वॉल्यूम है बंद रखें। हेलो जी, हेलो, नमस्कार। गजब की गीतांजलि मैडम को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। रघुविंदर जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार चड्डा साहब। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी लेडी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए जी, तो उसका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी या सिजेरियन, कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। मैं थोड़ा सा इसको और भी इलेबोरेट करूंगा। थायराइड हार्मोन का नॉर्मल लेवल प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका बच्चे और मदर के दोनों के लिए, हेल्थ के लिए, अप्रोप्रिएट हेल्थ के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम थायराइड हार्मोन एक टाइटली कंट्रोल करके रख सकें। अगर कोई लेडी जिनको की प्रेगनेंसी प्लान करनी है और वो एक थायराइड हार्मोन की डोज ले रही हैं, तो उनको प्रेग्नेंट और उनका थायराइड लेवल अभी नॉर्मल है जी, और उनको प्रेगनेंसी अब कंफर्म हो गई है, तो उनको अपनी डोज 25% से 40% बढ़ानी चाहिए और इमीडिएटली डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नंबर 1। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? सपोज अगर कोई लेडी 75 माइक्रोग्राम डोज ले रही है, तो उनको वीक में 2 एडिशनल डोज ले लेनी चाहिए। मतलब जैसे ट्यूसडे, फ्राइडे वो डबल डोज लेके और उसके बाद डॉक्टर के पास में जाएं और उसको संपर्क करें कि हमें आप थायराइड की लेवल को कैसे टाइट्रेट करना है। बट ये तब है कि जब आपका थायराइड का लेवल पहले से कंट्रोल था। अब दूसरी सिचुएशन में आते हैं कि लेडी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में थायराइड का टेस्ट करा रही है और प्रेगनेंसी भी है और थायराइड का लेवल गड़बड़ आ गया, तो हमको थायराइड हार्मोन का डोज दे के उसको इमीडिएट और क्विकली कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पर डोज हम पहले थोड़ा ज्यादा देते हैं ताकि हम इसको जल्दी कंट्रोल करें और उसके बाद उसको फिर मेंटेन करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको 2.5 TSH को रखा जाता है, उसके नीचे रखा जाता है। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में इसको 3 के नीचे रखा जाता है। अब हमने सब कुछ सही मेंटेन रखा। अब डिलीवरी कैसे होगी? तो डिलीवरी कैसे होगी वो थायराइड हार्मोन डिक्टेट नहीं करता है, वो गायनेकोलॉजी की और ऑब्स्टेट्रिक्स की और इंडिकेशन डिक्टेट करेंगे कि ये जो डिलीवरी होगी ये नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर उसको सीजर करना है। थायराइड उसमें कोई समस्या नहीं क्रिएट करता है। हमने अगर थायराइड मेंटेन करा तो हमारा काम पूर्ण रूप से संपन्न है। तो मुझे पूरी उम्मीद है रघुविंदर जी कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। इनफैक्ट थोड़ा सा मुझे डायलेमा ये हो रहा है बीच में, बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू टेक अ कॉल, बट हमें एक छोटा सा ब्रेक भी लेना पड़ेगा इन द मिडल। और इतना मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि अपने सवालों के साथ तैयार रहिएगा। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी, और हमारे साथ है डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट। हम बात कर रहे हैं थायराइड के बारे में। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि आप नॉर्मली इतने सारे पेशेंट्स को देखते हैं, कुछ हटके लोगों के पास सवाल हैं या ये जनरल लोगों की राय रहती है थायराइड के बारे में, या फिर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइन होते हैं? ये एक कॉमन कंडीशन अब जानकारी लोगों को रहती है, क्योंकि थायराइड के टेस्ट आप कॉमनली लोग करते हैं। ये अब उस जमाने से निकल चुके हैं कि जहां थायराइड टेस्ट होने में ही सालों लग जाते थे और कई बार प्रॉब्लम होने में और डिटेक्शन में भी बहुत लंबा टाइम लग जाता था। तो आज हम जो डिजीज को थायराइड की पकड़ते हैं वो प्रोबेबली अर्ली स्टेज में हम कैच कर लेते हैं। अब अर्ली स्टेज में डिजीज कैच करने के 2 फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं।
फायदे ये हैं कि बॉडी में एक चीज होती है, मेडिकल साइंस में बोला जाता है नेचुरल हिस्ट्री। हाँ जी। नेचुरल हिस्ट्री क्या होता है कि बीमारी कैसे प्रोग्रेस करेगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, आगे बढ़ेगी, अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में अपने आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब लगा हुआ है सब ठीक करने के लिए। ट्रू। कई बार क्या होता है कि जो बॉर्डरलाइन थायराइड डिस्फंक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल होते हैं, तो उनमें सबको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती। बेनिफिट इसका ये भी है कि कई बार हम डिजीज को बहुत अर्ली कैच कर लेते हैं, तो हम उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं ताकि उनको वो फ्रैंक हाइपोथायराइड सिम्टम जैसे न नजर आए। ओके। सो ये एक फायदा है। दूसरा एक और चीज है कि थायराइड में एक, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर द प्रोग्राम स्टार्टेड, कि थायराइड ग्लैंड में हार्मोन इम्बैलेंस के अलावा ग्लैंड में जो अपना जो प्रॉब्लम है वो भी एक अलग पहलू है, उसके बारे में भी हम डिस्कस थोड़ी देर में हम जरूर बात करेंगे। तो लोगों के जो सवाल आते हैं अक्सर हार्मोन और वेट पे आते हैं। वेट पे हमने रिएश्योर किया, कारण प्लीज उसका दूसरा ढूंढ लीजिए। खाना कम खाइए, हेल्दी फूड खाइए। आज के जमाने में मैं सबसे ही बताना चाहूंगा, जो आदमी कम खाता है वो लंबा जिएगा, हेल्दी रहेगा। कम खाइए, स्वस्थ खाइए, प्लीज इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ। देखिए, हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है। हाँ, डिजाइनर बैग और ये सब लेने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो है हेल्थ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि भगवान तो सब पे मेहरबान रहे, लेकिन इंसान को भी बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं। और जैसे डॉक्टर साहब बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं, बिकॉज हम लोग बार बार पता है, आई एम एक्चुअली डॉक्टर रियली शॉक्ड, लाइक क्वेश्चंस आर अबाउट द वेट एंड बिकॉज इट्स जस्ट थायराइड दे हैव गेन्ड वेट, बट डॉक्टर साहब ने चीजें बहुत क्लियर कर दी हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली आपने देर से शो ज्वाइन किया है ना, तो मुझे लगता है अगर हम आपके लिए चीजें रिपीट करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी फेयर फॉर रेस्ट ऑफ द लिसनर्स, है ना डॉक्टर साहब? बिकॉज बहुत सारी चीजें जो मैं और एडिशनली पूछनी है, तो क्विकली ये दो चीजें तो आप जरूर बताएं। एक तो हम चर्चा करने वाले हैं कि डू यू थिंक दिस इज जेनेटिकली देयर, लाइक जिन लोगों के जैसे कहते हैं ना फैमिली में रन कर रहा है, पेरेंट्स को है, ब्रदर सिस्टर्स को है, सो आर दे बाउंड टू हैव थायराइड? यस, डेफिनेटली। सी, थायराइड की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें जेनेटिक्स का भी एक रोल है जी। लेडीज में जैसे हमने बताया कि ज्यादा होता है, अगर मदर को है तो ऑब्वियसली डॉटर को भी थायराइड हार्मोन डिस्फंक्शन होने का रिस्क ज्यादा है। और कई बार ये स्पेक्ट्रम ऑफ थायराइड डिस्फंक्शन हो सकता है। दैट स्पेक्ट्रम ऑफ थायराइड डिस्फंक्शन का मतलब है ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों को एक तरह का थायराइड डिस्फंक्शन हो। अगर हम एक फैमिली मेंबर में 5 मेंबर हैं, अगर 3 को है तो हो सकता है कि 2 को हाइपोथायराइडिज्म हो और 1 को हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, बिकॉज वो इम्यून सिस्टम के डिसरेगुलेशन की वजह से कुछ लोगों में एंटीबॉडी इनहिबिटरी एंड कुछ लोगों में स्टिमुलेटरी हो सकती हैं। सो ऑब्वियसली जेनेटिक्स डज प्ले अ रोल फॉर द थायराइड डिस्फंक्शन एंड बियॉन्ड द यूजुअल कॉज व्हिच वी डिस्कस्ड बिफोर। एंड आपको भी हम बता दें, लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट थायराइड। 23421080, 23421084 इज द नंबर, 011 इज द कोड अगर आप दिल्ली के बाहर से या फिर अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है हमारा 9868107070, और आई थिंक इट्स ओनली फेयर एक कॉल ले लिया जाए। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैम आपको भी नमस्कार। राजेश खन्ना, हैप्पी ईश्वर कॉलोनी, जालंधर, पंजाब से। जी राजेश खन्ना जी, क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। मेरा सवाल यही है कि थायराइड सबसे पहले क्यों होता है, क्या वजह क्या होती है, और ये मेल फीमेल दोनों में होता है या छोटे जन्मजात बच्चे में भी हो जाता है? ये बहुत सारे सवाल है, और हो जाता है तो क्या क्यों होता है, सबसे पहले ये इसके बारे में डॉक्टर साहब मुझे रोशनी डालिए जी। सो खन्ना साहब, हम इस सवाल का जवाब काफी हद तक दे चुके हैं, फिर भी मैं आपके लिए क्विकली बताना चाहूंगा। थायराइड से होने वाली प्रॉब्लम का कॉमनेस्ट कॉज वर्ल्ड वाइज पहले होता था आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, लेकिन हमारी सरकार ने 1980 के दशक के बाद से यूनिवर्सल सॉर्टाइजेशन करके इस समस्या को ऑलमोस्ट निवारण कर दिया है। अब उसके बाद की जो चीज़ें आती हैं उसमें थायराइड ग्लैंड में ऑटो इम्यूनिटी, मतलब ग्लैंड में हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के डिसरेगुलेशन की वजह से होने वाली समस्या हैं, वो थोड़ा सा लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होती हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड में अगर कोई इन्फ्लेमेटरी रीजन है, इन्फेक्शन है, जिसमें कि वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन थायराइड में नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि इसमें आयोडीन ज़्यादा होने की वजह से और एक कैप्सूल होने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन थायराइड को इन्वेड नहीं कर पाते हैं। वायरल इन्फेक्शन कॉमनली इन्वेड
कर जाते हैं। इसके अलावा ग्लैंड में अगर कोई रेडिएशन हुआ है, नेक में कोई ऑपरेशन हुआ या किसी का टंग की सर्जरी या जॉ की सर्जरी के बाद रेडिएशन हुआ या ब्रेस्ट कैंसर के बाद कई बार नेक रेडिएशन होते हैं, वो किया गया, या थायराइड का कोई हाफ पार्ट निकाल दिया, या जेनेटिकली थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं था, तो ये कॉमन कारण खन्ना साहब होते हैं। और लेडीज में मैंने जैसे बताया कि कॉमन इसलिए होता है कि अगर हम सारे कारण को रूल आउट कर लें, तो अगर और कोई कारण नहीं है तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से लेडीज में ये कॉमन होता है कंपेयर टू मेल। बट इसको आराम से डायग्नोज और अप्रोप्रिएटली ट्रीट किया जा सकता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। Now, Simi from Jalandhar is asking, can thyroid be cured with sattvic food and good lifestyle without medicine? Question mark. Or we have to take lifelong medicines for thyroid? And how much and how does it affects our liver and heart? Lot of questions, Simi, you have asked. It is necessary that thyroid will definitely going to affect our other organs. सिमी के सवाल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक एक करके हम बात करते हैं। जी जरूर। तो पहले थायराइड का जो ट्रीटमेंट है, अगर आपको क्लियर कट थायराइड की हार्मोन की इम्बैलेंस डिटेक्ट हुआ है और अगर कॉमनली हम हाइपोथायराइड देखते हैं तो आपको थायरॉक्सिन लेना है और उससे आपको अपना टीएसएच को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना है। नॉर्मल रेंज मैंने बताया, यूजुअली वी कीप इन द लोअर हाफ ऑफ द रेफरेंस रेंज मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड टीएसएच समवेयर बिटवीन 0.5 से 3 के बीच में हम ट्राई करते हैं, मैक्सिमम 4 के अंदर में इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इतना थायराइड हार्मोन लेने से आप उतने ही नॉर्मल हैं जितना कि कोई दूसरा इंसान है, तो आपको इसमें कोई चिंता करने की विषय नहीं है क्योंकि थायराइड आपको कोई डैमेज नहीं कर रहा है। राइट। जो थायराइड ग्लैंड से आप कह रहे हैं किडनी, हार्ट, ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आती है, वो तब होगा कि जब आप ओवर ट्रीटेड हैं। ओवर ट्रीटेड मतलब आपने थायराइड को प्रॉपर डायग्नोसिस के पहले लेना शुरू कर दिया या आपको जल्दी शुरू कर दिया, आपका टीएसएच सप्रेस्ड आ रहा है, मतलब इसका मतलब ट्रीटमेंट ज्यादा चल रहा है, तो आपका जो हार्ट में रिदम पे गड़बड़ी होने, एरिथमियाज जिनको हम बोलते हैं, या बोन पे डीमिनरलाइजेशन जो कि लॉन्ग टर्म में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क है, वो हो सकती हैं। तो हमें यह देखना है कि आपका टीएसएच का लेवल मेंटेन्ड है, आप अगर अप्रोप्रिएट डोज ले रहे हैं तो आप उतने ही नॉर्मल हैं जितना कोई दूसरा इंसान ना। अब आपने एक क्वेश्चन मार्क वाला स्टेटमेंट दिया है, मैं उस पर जरूर आना चाहूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं मॉर्निंग में आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें था कि 5 डिफरेंट डाइट हैबिट्स टू नॉर्मलाइज द थायराइड। सो ऑल दिस थिंग इज जस्ट फॉर योर पीआरशिप। ऐसा कुछ नहीं होता है थायराइड में जो लाइफस्टाइल चेंज करें। थायराइड में केवल 2 लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उसको ध्यान से सुनिए। नंबर 1, टेक आयोडाइज सॉल्ट। ये सॉल्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन को T4 एंड T3 का एक अंग है। T3 मतलब इसमें 4 आयोडीन है और T3 में 3 है, T4 में 4 है, राइट। सो इसीलिए इसको ट्राई हाइड्रोथायरोनिन एंड टेट्रा हाइड्रोथायरोनिन बोला जाता है कि ये T3 एंड T4 हैं, ठीक है। तो आयोडीन लगा वहां पे, तो बिना आयोडीन के ये हार्मोन बनेंगे नहीं, तो इसलिए आयोडीन जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि उन्होंने आयोडाइज सॉल्ट छोड़ दिया, वो रॉक सॉल्ट, येलो सॉल्ट, सेंधा नमक, डिफरेंट टाइप, पिंक सॉल्ट। अब इन सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता है क्योंकि रियली पिंक सॉल्ट में भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो सॉल्ट होते हैं उनमें रॉक से जो निकलते हैं, बिकॉज ऑफ द रिपीटेड रेन, जो आयोडीन होता है वो सरफेस पे होता है, तो वॉश आउट हो जाती है। तो इसी वजह से जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर थे वो हिमालयन बेल्ट में बहुत ज्यादा थे, और जब सरकार ने ये किया तो उसके बाद वो सब चीजें हमें दिखती नहीं है। बिल्कुल। अब आते हैं तो नंबर 1, आयोडाइज सॉल्ट लें, क्योंकि हमारी कंट्री में आयोडीन का रिप्लेसमेंट केवल आयोडाइज सॉल्ट से है, क्योंकि वाटर में आयोडीन का कंटेंट वेरी करता है और यूजुअली कम ही होता है। सेकेंड जो चीज है, जिन लोगों को एक डिफरेंट कंडीशन होती है हाइपरथायराइडिज्म की, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं उसमें ग्लैंड में इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह से ओवर प्रोडक्शन होता है। मतलब जो एंटीबॉडीज थी वो थायराइड की सेल को हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है और जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें स्मोकिंग की वजह से थायराइड में आई डिजीज हो जाती है। तो उन लोगों की आंखें बाहर आने का रिस्क रहता है। कई लोगों को ये कंडीशन थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो सकती है, अधिकतर लोगों में 80% में ये मिनिमल होती है जी। और कुछ लोगों में रेयरली ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको हाइपरथायराइड है या अगर थायराइड के डिस्फंक्शन है तो स्मोकिंग तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। बिल्कुल। तो देखिए कितनी सारी चीजें हैं जो शायद इतनी डिटेल में आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में आपको अगर समझनी है तो आपको सुनते रहना भी। वी स्टिल हैव लाइक गुड 10 मिनट्स विद अस, सो कहीं जाइएगा नहीं। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर विद गीतांजलि सोनी एंड डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा, एंड ऑफ कोर्स आपका जो एंटरटेनमेंट विद दिस नॉलेज जारी है।
आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी, आंखों आंखों में तो रहना ही है, लेकिन बातों बातों में बहुत इंपॉर्टेंट बातें मिस नहीं करनी, बिकॉज अब समय थोड़ा कम है। तो आई थिंक वी शुड जस्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस और बहुत सारे सवाल। सो सबसे पहले ये एक एडिशनल सवाल ले लेते हैं। मिस्टर माई डॉटर इज 21 years old. After corona, she diagnosed with hypothyroidism. She is taking 50 microthyroxine medicine. What precaution she can take? Today by mistake she has taken 2 tablets. Is it serious? Sometimes she used to forget to take medicine. She's studying in Zurich. So वो कहते हैं वो वहाँ बैठ के माँ चिंता कर रही है, बताएं। So अगर उनका TSS नॉर्मल है तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थायरोक्सिन 50 माइक्रोग्राम कंटिन्यू करें, और जैसा हमने बताया शुरू में, अगर गलती से आज पिल मिस हो जाए तो कल डबल डोज ले लीजिए, और अगर आज गलती से डबल डोज हो गई तो कल फिर न लें, और इंश्योर करें कि इसको रेगुलर लेते रहें ताकि आपको TSS में फ्लक्चुएशन नहीं मिलता है। कंप्लायंस बहुत जरूरी है। अगर आपकी कंप्लायंस ठीक होती है तभी हम डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। I'm taking thyroxine 25 mg for 3 years. It is 6.56 recently. 4.20 is limit. I'm 71.5. I think this is the same question. Same question we have taken, yeah. And then she's saying irregularities of medication. Yeah, for a it's month. definitely. Compliance में अगर आपकी गड़बड़ी है तो आपका थायराइड का लेवल स्टेबल नहीं होगा। जब हम डोज डिसाइड करते हैं तो हम इंश्योर करना चाहते हैं आपकी तरफ से कि आप डोज जरूर लें, रेगुलरली लें। जी बिल्कुल लें। अब ना आई एम गोइंग ऑन स्पीड I've started. because so many questions. I don't want to miss them. So as a thyroid patient, good control with Thyrox 75 mg daily. Please tell what good food. We have already discussed. I think there is no specific food. You can broccoli, cabbage, cauliflower. कोई मना करने की जरूरत नहीं है। आपको गोइटर नहीं है तो जरूर लें, और क्योंकि इन फूड्स में बहुत चीजें होती हैं, इनका थायराइड से लिंक नहीं है, क्योंकि आज हम गोइटरस नहीं बल्कि नॉन गोइटरस थायराइड डिसफंक्शन देखते हैं। और फिर से एक एडिशनल सवाल सेम है, ऊपर का नहीं पूछूंगी जो काफी बड़ा लिखा है, बट नीचे 2-3 लाइंस हैं। वो कह रहे हैं क्या इसके लिए कोई फूड सप्लीमेंट और विटामिन की गोलियां भी लेनी जरूरी है? कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए ये भी हम लोगों ने बता दिया है। पर से थायराइड के लिए कोई विटामिन की लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई अलग डेफिशिएंसी है तो आपको अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। थायराइड के लिए आपको थायरोक्सिन लेने की जरूरत है तो उसको फॉलो करना है। जी बिल्कुल। और हमने ये भी बता दिया था डॉक्टर साहब कि जेनेटिकली ये चीजें, ये भी पूछा जा रहा है बार बार। और एक एस्पेक्ट पे हम जरूर बात करना चाहेंगे मैम, जो थायराइड में नोड्यूल ट्यूमर, जरा प्लीज आप उसके बारे में बताएं, फिर लास्ट क्वेश्चन हम जो इसमें इसमें होता क्या है कि थायराइड ग्लैंड में एक तो हमने हार्मोन डिसफंक्शन के बारे में विस्तार से बात किया जितना हम कर सकते थे। जी बिल्कुल। थायराइड में एक अन्य समस्या होती है ग्लैंड में नोड्यूल डेवलप होने की, जिसको कि नोड्यूल बोलते हैं, और नोड्यूल कई बार जब बड़े हैं तो इसको हम गॉइटर भी बोल देते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये जो नोड्यूल होते हैं 95% नोड्यूल नॉन कैंसरस होते हैं। केवल 5% थायराइड के नोड्यूल में कैंसर हो सकता है। अब हम कैसे अप्रिशिएट करें कि कौन से हमारे खतरे करने वाले नोड्यूल हैं, कौन से नहीं करने वाले? तो इसलिए कभी भी अगर आपके नेक में स्वेलिंग दिखाई दे, क्योंकि थायराइड एक एक्सटर्नल नेक में लोकेटेड है, इजीली कैन बी सीन। अगर आप स्वॉलो कर रहे हैं, कुछ घूट रहे हैं, तो आपको नोड्यूल मूव करता हुआ दिख जाएगा। तो आपको स्वेलिंग आप देख रहे हैं, कोई अन्य आपका फैमिली मेंबर या फ्रेंड देख सकता है, तो उसका एक अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है। और अल्ट्रासाउंड में ये कैरेक्टर हमें मालूम चल जाते हैं कि ये खतरे वाला नोड्यूल है कि नहीं खतरे वाला नोड्यूल है। उसके आधार पर फिर उसमें एक FNAC का टेस्ट करते हैं, जिसमें कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, नीडल डाल के सेल्स लेके उसको माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। वो हमको काफी हद तक ये क्लियर कर देती कि ये हमारा बिनाइन, मतलब 95% सॉल्व कैंसरस नोड्यूल है। ठीक है, लोगों में अक्सर ये मिथ होती है कि क्या FNAC से ये ट्यूमर स्प्रेड तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। FNAC बहुत सेफ टेस्ट है, इससे कोई ट्यूमर स्प्रेड नहीं करने वाला। अगर थायराइड है भी तो आपको पता लग जाएगा टाइम पे, अगर कोई कैंसर उसमें है तो पता लग जाएगा। इन केस अगर वो थायराइड कैंसर आता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही वेल प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है। और अगर वो पेपिलरी थायराइड कैंसर यूजुअली अक्सर होते हैं तो उसमें क्योर रेट ऑलमोस्ट 95% to 100% क्योर रेट है, अगर हम सही समय पे उसको पकड़ लेते हैं। एज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ये सवाल मैं जरूर पूछती हूँ क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन का जो कॉन्फिडेंस और प्रेम लोगों को रहता है, उनको लगता है इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। सेम क्वेश्चन डॉक्टर साहिब पूछ रहे हैं। माई वाइफ एज इज 62 years, हर TSH इज 5.25, शी इज टेकिंग होम्योपैथी मेडिसिन, उन्होंने नाम भी लिखा है, और वो कह रहे हैं इज इट राइट और शी शुड टेक एलोपैथिक मेडिसिन एज वेल?
प्रकाश चंद्र फ्रॉम रोहिणी, दिल्ली। होम्योपैथी का थायराइड में यूजुअली कोई डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इतने TSH के लेवल पे थायराइड लेने की जरूरत भी है या नहीं है, ये हमें देखना होगा। T4 और TSH का लेवल करा लें और एक TPO एंटीबॉडी का लेवल 2-3 महीने में करा लें। अगर वो, जैसा कि हमने डिस्कस किया, उस कैटेगरी में आते हैं जहां ट्रीटमेंट देने का फायदा तो दें, अदरवाइज आप अपना नॉर्मल लाइफ नहीं, कई बार नॉर्मली अपने आप ग्लैंड की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। सो डॉक्टर साहब, एक बार आप, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर अस टू लीव, आप एक बार प्लीज एक रिविजन दे सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली दे शुड डू विद द थायराइड प्रॉब्लम? सो थायराइड, जैसे हमने बताया, थायराइड हार्मोन बॉडी के सारे ऑर्गन्स को चलाने के लिए सही रूप में जरूरी होता है। थायराइड के टेस्ट आजकल बहुत सिंपली हम कर लेते हैं, जिसमें कि TSH के साथ में T4 एंड T3 के लेवल होते हैं। ये लेवल में अगर आपकी कोई डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर सलाह लें और उनसे बात करें कि क्या हमें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है कि नहीं है। थायराइड डिस्फंक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस टाइम पे थायराइड का एडिक्वेट डायग्नोसिस एंड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जरूरी होता है। और कुछ लोगों में थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल या स्वेलिंग आ जाती है, तो उसका भी एप्रोप्रिएट डायग्नोसिस करने से हम आपको नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। जो वो क्वेश्चन लोगों का एक था दैट इसमें ट्रीटमेंट्स कौन से, एक नॉर्मल जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं? ट्रीटमेंट, जैसे अगर थायराइड हार्मोन की कमी है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें थायरोक्सिन ट्रीटमेंट लेना होता है। अगर आप थायरोक्सिन के ट्रीटमेंट में, जैसे कि मैंने बताया, लेने का तरीका, कैसे स्टोर करना है, कितना गैप रखना है, वो रखना है, और बार बार अपने थायराइड का जो डोज है वो अपने आधार पे इसको एडजस्ट नहीं करें। अगर आपको हाइपर थायराइडिज्म है तो उसके लिए एंटी थायराइड मेडिकेशन होती हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से हार्मोन को कम करने के लिए दी जाती हैं। वो एक सीमित समय तक हम देते हैं और ये हमारा एम होता है कि हम आपकी बीमारी को, हाइपरथायराइड को क्योर करें। अगर हम टैबलेट से क्योर नहीं कर पा रहे हैं तो हम आयोडीन या सर्जरी के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।